કેટલો સમયથી આવી ગયા? 22 તારીખે 3 મહિના પૂરા થયા. આ જગ્યા હતી જ આપણી? હા. તો ઓલા કરતા મને સુટેબલ છે, કારણ કે ઓલો રોડ ઉપર તમારે વાઇબ્રેશન ને બહુ આવતું ને, ટ્રકો જતા ને. સ્પેસ કેવું જબરજસ્ત સ્પેસ છે, કઈ ઘટતું નથી. सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मेरा प्रणाम। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो भी लेक्चर हो रहा है यहाँ 7 बजे 8 बजे जो भी लेक्चर होते हैं सब ये खासकर केवल और केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोगों के लिए होते हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन लोगों के लिए होते हैं। जो लेमैन सुन रहे हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है, वो अगर मेरा लेक्चर सुन के अपना दवाई खुद कर रहे हैं तो वो गलत है। उसको हम लोग छद्मचर वैद्य बोलते हैं। यह जो लेक्चर है हमारा केवल और केवल आयुर्वेदिक डिग्री होल्डर लोगों के लिए है। ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर लोगों के लिए भी अलाउड नहीं है। और वो कर रहे हैं तो गैर कानूनी रूप से वो दवाइयां दे रहे हैं। गैर कानूनी कार्य मत करिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ना खुद दवाई करिए, सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करिए और किसी और को भी ना दीजिए। अगर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो होशियार समझना गलत बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां देना गलत है, गैर कानूनी है और गैर कानूनी कार्य ना करे। आज मैं आप लोगों को विडंगादि लोह इसके बारे में बताऊंगा जो अष्टोनिंदतीय अध्याय में चरक संहिता में बताया गया है। अष्टोनिंदतीय में आप लोगों को मालूम है कि 8 प्रकार के लोगों को निंदनीय बोला है। उसमें एक अति स्थूल इंसान को भी निंदतीय बोला गया है। तो उनकी चिकित्सा के लिए विडंगादि लौह ऐसा बताया गया है अपने ग्रंथों में। तो विडंगादि लौह आप लोगों ने भी अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज किया है, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ये देखिएगा, मार्केट में तो अवेलेबल है, अगर आप लोग खुद बना सके तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। विडंगादि लौह जो है ऐसा बताया गया है कि विडंगम नागरम शारह काल लोह रजो मधु यवा अमलक चूर्णम च प्रयोग श्रेष्ठ उच्यते। चरक सूत्र स्थान 21 चैप्टर जो है अष्टोनिंदतीय अध्याय उसका 23 नंबर का जो श्लोक है उसमें यह बताया है कि विडंग है, शुंठी है, यवक्षार, काल लोह चूर्ण। काल लोह चूर्ण का मतलब है कि लौह भस्म, और मधु लेना है, जौ लेना है, आंवला लेना है, सभी को चूर्ण स्वरूप में लेके संभाग में लेना है और इसका मिश्रण कराना है। और इसको आजकल तो कंपनियां क्या करती हैं, बाइंडिंग एजेंट डाल के या गूगल डाल के इसका गोली बना देती हैं। तो इसमें काल लौह चूर्ण का मतलब है कि तीक्ष्ण लौह, उसका सम्यक पद्धति से जारण और मारण करके जो भस्म करना है ऐसा ही लेना है। अच्छा जारण और मारण करके भस्मीकरण करके ही उसका प्रयोग करना है
और गंगाधर जी जो जल्पकल्प तरु टीका लिखे हैं चरक संहिता पे, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी लौह नहीं लेना है, तीक्ष्ण लौह ही लेना है। जो इसमें घटक द्रव्य हैं उनके गुणकर्म हम लोग देखते हैं, तो विडंग सबसे पहले, क्योंकि इसका नाम है विडंगादि लौह। तो विडंग जो है वह कटु रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, और गुण में तीक्ष्ण, रुक्ष और लघु होता है। और इसका कार्य क्या रहता है? दीपन कार्य रहता है, अग्नि को बढ़ाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मेदो रोग के जो रोगी रहते हैं, मेदो रोगी, उसमें केवल मेद की धात्वग्नि ही प्रदीप्त रहती है, बाकी धात्वग्नियां क्षीण रहती है, वहां पे जीरो नहीं रहती, क्षीण रहती है। और बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, और जो भी खाते पीते हैं मेद की अग्नि केवल प्रदीप्त रहती है, और वो विकृत मेद को बनाते रहती है और संचित करते रहती है। इसीलिए वो इंसान बहुत मोटा दिखता है और उसको बहुत सारी बीमारियां भी रहती है, बहुत सारे सिम्टम्स भी रहते हैं और दोष भी रहते हैं। वो हम दोषों के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो जो विडंग है यह क्या करता है कि सारी धात्वग्नियों को अच्छा करता है, भूताग्नियों को अच्छा कर देता है और जाठराग्नि को भी अच्छा कर देता है। फिर है शुंठी। शुंठी कटु रस है, उष्ण वीर्यात्मक है और मधुर विपाकी है, मतलब पेट में जाके मीठा हो जाता है, और स्निग्ध और लघु है, और ये दीपन और पाचन और रुच्य है, मतलब रुचि उत्पन्न करता है, दीपन और पाचन कार्य करता है। यवक्षार है वो कटु और लवण रसात्मक होता है। मेन रस यवक्षार का कटु रस है और लवण रस, और ये बहुत उष्ण रहता है, तीक्ष्ण और लघु रहता है, दीपन और पाचन और छेदन कार्य करता है। यहाँ पे अरुण दत्त जी जो है अष्टांग हृदय में जिन्होंने टीका लिखी है, वाग्भट जी के अष्टांग हृदय की टीका लिखी है, वो बोलते हैं कि मेदः श्लेष्मादि ग्रंथिघ्न, मतलब ये मेद को पूरी तरह से छेदन करता है, फिर उसके बाद में श्लेष्मा को छेदन करता है, ग्रंथि को भी नष्ट करता है, ऐसा यवक्षार है। इसका प्रयोग इसमें किया गया है विडंगादि लौह में। फिर है लौह भस्म। ये कषाय रसात्मक होता है, तिक्त होता है, ईशत मधुर होता है और शीत वीर्यात्मक होता है। गुण में रुक्ष होता है, यह बहुत ज्यादा ड्राई रहता है लौह भस्म। और हमारे मेदस्वी लोगों में बहुत ज्यादा स्निग्धता रहती है, स्नेह रहता है, तो ये लेखन कार्य करता है। लेखन का मतलब है कि कुरेद कुरेद के निकालने का कार्य जो करता है वह लौह भस्म है। और यह शैथिल्य नाशक, जो धातुएं लूज पड़ गई हैं उनमें बल लाता है लौह भस्म। और ये क्लेदग्न है, क्लेद को निकालता है, पानी को निकालता है। जब क्लेद निकलेगा तो अपने आप कृमि और कुष्ठ को भी ये नष्ट कर देता है और शोथ को भी कम कर देता है। इसलिए क्लेदग्न ये कार्य जो है लौह भस्म का, इसलिए विडंग आदि लौह, लौह कल्प है ये। तो इसलिए क्लेदग्न कार्य, कृमिग्न कार्य, कुष्ठनुत कार्य और शोफग्न कार्य, ये सब देख के, क्योंकि मोटे लोगों को कृमि भी रहते हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम भी रहती है, स्वेलिंग भी रहती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए, और शिथिलता भी रहती है, उनको दिखने में मोटे ताजे दिखते हैं लेकिन वो लोग अंदर से कमजोर रहते हैं, धातु शिथिल हो गई रहती है, क्योंकि सभी धातुओं का पोषण नहीं हो रहा होता है, रस रक्त मांस का पोषण नहीं होता है, और अस्थि मज्जा शुक्र इसका भी पोषण नहीं हो रहा होता है, तो बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है उनमें। फिर इसमें शहद डाला हुआ है, तो शहद जो है वो मधुर और कषाय रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है और रुक्ष है। शहद दिखने में मीठा है लेकिन वो रुक्ष रहता है, तो वो कफ को निकालता है। मोटे लोगों को आप शहद पिलाएंगे ना तो उनका अपने आप वजन कम होता है, क्योंकि रुक्ष है, और सूक्ष्म भी है, विशद भी है। विशद का मतलब है कि यह पूरी तरह से शालन कार्य करता है, शालन विशदा। उसी तरह से यह स्त्रोतो विशोधन करता है मधु, शहद, और रोचन कार्य करता है, लेखन कार्य करता है, दीपन कार्य करता है, और योगवाही है। जैसे द्रव्य के साथ इसका प्रयोग करेंगे वो वैसे, अगर उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों के साथ मधु का प्रयोग करेंगे तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, अगर शीत वीर्यात्मक द्रव्यों के साथ प्रयोग करेंगे तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा। इसलिए यह योगवाही मतलब कैटलिस्ट का कार्य करता है। तो विडंग आदि लौह में जो मधु है, यह जितने भी उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य हैं उन सबका शक्ति को बढ़ा देता है, और खुद भी क्लेद को कम करता है, और रुक्ष है तो कफ को, मेद को यह कम करता है, और स्त्रोतो विशोधन का कार्य करता है। इसके बाद में जौ डाला हुआ है, तो जौ जो है मधुर कषाय रसात्मक होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, और गुरु होता है, रुक्ष होता है, और सर होता है। यह लेखन कार्य करता है, वृश्य कार्य करता है, स्थैर्यकर है, और मूत्र और मेदोग्न है, मतलब मूत्रल कार्य भी करता है, और मेद को ये कम करता है। ऐसा जौ रहता है, तो जौ भी विडंग आदि लौह में डाला हुआ है, उसको पीस के उसका चूर्ण डाला है। फिर है आंवलकी। आंवला जो है अम्ल प्रधान है, और आंवला में लवण रस नहीं रहता है, लवण वर्जित, इसमें 5 रस रहते हैं, और यह शीत रहता है, और इसमें रुक्ष और सर गुण रहते हैं।
और जो आंवला है वो वृक्ष है, रसायन है, रक्त पित्त को नष्ट करता है और प्रमेह को भी नष्ट करता है। इतना बढ़िया ये आंवला डाला हुआ है। तो ये सारे द्रव्य अगर हम लोग पूरा कॉमनली देखें तो ये सारे द्रव्य दीपन कार्य करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। दीपन जाठराग्नि को भी दीपन करते हैं, धात्वग्नियों को भी दीप्त करते हैं और भूताग्नियों को भी दीप्त करते हैं। और ये लेखन कार्य करते हैं। लेखन मतलब कफ का कुरेद कुरेद के कफ को निकालते हैं, मेद को निकालते हैं। कफ और मेद का कैसे एफिनिटी रहता है एक दूसरे के लिए। जहां जहां कफ कर आहार विहार का सेवन करेंगे, आहार का भी विहार का, तो मेद बढ़ते रहता है, एफिनिटी रहती है एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। बेस्ट फ्रेंड है। अभी वो बीमार बेस्ट फ्रेंड होके गलत रास्ते में जाए तो चलेगा, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, अपनी दोस्ती नहीं तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लेखन कार्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसी तरह से सारे द्रव्य जो है वो क्लेदग्न है, क्लेद को कम करते हैं। जहां जहां कफ ज्यादा बढ़ेगा वो द्रव गुण से क्लेद को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर कफ भी कम हो रहा है, कफ का क्लेद भी कम हो रहा है, कफ का लेखन खुद का हो रहा है। और जहां जहां कफ रहेगा तो कफ जो होता है मंद गुण से सभी जगह धातुओं में शिथिलता लाता है, दुर्बलता लाता है, लूज करता है। तो ये सारे द्रव्य जैसे लौह भस्म है, ये क्या करता है, सारे धातुओं को बलवान कर देता है। लोहा जो रहता है वो कितना मजबूत रहता है, टूटता नहीं है। तो यह विडंग आदि लौह सारे धातु, रस रक्त, अब रस धातु पे अच्छा काम कर रहा है तो प्रीणन कार्य अच्छा हुआ। रक्त में डायरेक्ट एचबी तो चाहिए हमें, आरबीसी के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए तो लौह चाहिए। तो रक्त धातु को भी बलवान कर देता है, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त की वृद्धि करता है। उसी तरह से मांस धातु को भी बलवान कर देता है, अस्थि मज्जा शुक्र को भी बलवान कर देता है। इतना बढ़िया ये शैथिल्य नाशक लौह भस्म डाला हुआ है। और ये सारे द्रव्य कफग्न है और मेदोग्न है, कफ को नष्ट करते हैं और मेद को कम करते हैं। क्योंकि इसमें विडंग है, शुंठी है, यवक्षार है, मधु है, यव है, जौ है, ये सारे कफग्न और मेदोग्न है, क्योंकि सारे रुक्ष द्रव्य हैं ज्यादातर। इसमें से एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो रुक्ष नहीं है, केवल शुंठी जो है वो स्निग्ध है। बाकी सारे द्रव्य जो है इसमें विडंगादि लौह में सारे द्रव्य जो है वो रुक्षता उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से देखें तो लौह भस्म जो है वो दुर्जर है, मतलब बुढ़ापा को दूर करता है। एक एक सेल को जो डेड हो रहे हैं, सेल डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी ये ताकत दे देता है। और जो लौह भस्म है उसका सम्यक जारण होना बहुत जरूरी है। और ये लौह योग है तो इसलिए विडंग शुंठी का इसमें समावेश है कि लौह भस्म जो है वो पचने में अग्नि मान्यता ना करे या कॉन्स्टिपेशन ना करे, इसलिए इसमें विडंग और शुंठी डाला हुआ है कि यह अग्नि को प्रदीप्त रखे। ठीक है। उसी तरह से यह शुंठी इसलिए है कि वो अच्छे से पेट साफ करने, शुंठी जो है वो दीपन पाचन करेगा। तो इसका मतलब शुंठी जो है वो स्निग्ध है, तो यह शुंठी को रुक्षता को बैलेंस करने के लिए डाला हुआ है, दीपन पाचन भी है। उसी तरह से यह कल्प का प्रधान गुण क्या है कि रुक्ष है और क्लेद और शैथिल्य को नष्ट करने वाला है। तो बढ़ा हुआ जो मेद है, कफ है, उसके विपरीत सारे कार्य होता है। हेतु में अगर देखें तो मेदस्वी लोग जो रहते हैं, मोटे लोग जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अति स्निग्ध पदार्थ खाते हैं। अभिसंधि जैसे दही खाते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड खाते हैं, मिल्क शेक पीते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसे चीजें हैवी मैदा की चीजें खाते हैं। पिज्जा किसका बना होता है, तो मैदा का बना होता है। पिष्ट में मिठाइयां जो रहता है वो चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं वो लोग, मोटे लोग। तो ये जो है ना, ये सारे द्रव्य जो हैं ये वही क्लेद को और मेद को और कफ को ये कम करने वाले सारे द्रव्य डाले हुए हैं। इसी तरह से मेद छोड़ के दूसरे धातुओं का क्षय नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी ध्यान रखा गया है। इसलिए शहद डाला हुआ है, जौ डाला हुआ है। जौ क्या है, ब्रीहण करता है। जौ का आटा जो रहता है वो ब्रीहण करता है, वो धान्य है। और ये आंवला, आंवला इसलिए डाला है कि दूसरे धातु रस रक्त, अभी केवल मेद को कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं, लेकिन रस को कम नहीं करना है, रक्त को कम नहीं करना है, अस्थि मज्जा शुक्र को भी कम नहीं करना है। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मधु, यव और आम्लकी डाला हुआ है। उसी तरह से ये अगर मधु, यव और आम्लकी देखें तो ये तीनों द्रव्य जो हैं ये रुक्ष भी हैं, शैथिल्य नाशक भी हैं, मेदोग्न है, लेकिन ये इनका रस मधुर है। अगर आप जौ का रस देखेंगे तो मधुर विपाकी है और मधुर रसात्मक रहता है। आंवला जो रहेंगे वह भी मधुर विपाकी है, और मधु है वह भी मधुर विपाकी है। तो ये मधुर विपाक होने से और मधुर रसात्मक होने से शुक्र समान होने की वजह से सभी धातुओं का पोषण करते हैं। शुक्र धातु जो रहता है वो सभी धातुओं को रिजुविनेट करता है, नया नया बनाता है। तो इसीलिए ये सारा इस तरह से बैलेंस करके बनाया है कि हमारा जो है
केवल मेद पे काम हो, मेद कम हो और बाकी धातुएं मजबूत हो, इस तरह से ये योजना की गई है। यह अधिकरण अगर हम देखेंगे तो अति स्थौल्य चिकित्सा में मेदो और विडंगादि लौह के बारे में बताया गया है। सूत्र स्थान में अष्टो निंदतीय अध्याय जो है 8 प्रकार के निंदतीय लोग बताए हैं। समाज में वैसे लोगों को निंदा किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, जैसे कि बहुत पतले लोग, बहुत मोटे लोग, जिनको बहुत ज्यादा रोम है या फिर नहीं है, ऊंचे बहुत, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है या फिर हाइट में कम है। तो ये सब पे बहुत हमें ध्यान देना है। और दूसरा बता रहे हैं कि जब हम अति स्थौल्यता का विचार करते हैं तो संतर्पक हेतु के वजह से अति स्थौल्यता होती है। इंसान को जितना कैलोरीज की जरूरत होती है उससे वो ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं और विहार में वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, बैठे रहने का कार्य करते हैं। जितना खा रहे हैं वो अति मात्रा में संचित हो रहा है मेद के रूप में। तो इसमें मेद की अधिक प्रमाण में वृद्धि होती है, इसलिए अलग अलग कारणों से अष्टोदोष, मतलब ये अष्टोनिंदतीय में होने के साथ में मेदस्वी लोग जो रहते हैं उनको 8 दोष, ऐसा हमारे चरक संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 8 दोष क्या है जो मोटापे की वजह से आता है, वह दोष हम देखेंगे और उसका कारण क्या है वो भी देखेंगे। तो जो मोटे लोग रहते हैं उनके बारे में बताया है कि आयुषः ह्रासः, मतलब आयु का ह्रास करता है मोटापा। मेद के अतिरिक्त अन्य धातु का उपचय अल्पशा होने की वजह से दूसरे रस अच्छा नहीं बनता, रक्त अच्छा नहीं बनता, मांस अच्छा नहीं बनता, अस्थि मज्जा शुक्र अच्छा नहीं बनता है, तो मेद ही बस बढ़ता है। इसीलिए क्या होता है, दूसरे धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता और आयु का ह्रास होता है। तो वो पेशेंट जो रहते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कोई और बीमारियां हो जाती है, क्योंकि दूसरे धातुओं को, या यक्ष्मा हो जाता है उनको। क्यों हो जाता है? क्योंकि दूसरे धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है। मांस का पोषण नहीं होगा तो यक्ष्मा अपने आप हो जाएगा। केवल मेद मेद बढ़ रहा है, दिखने में तो स्थूल है लेकिन वो अंदर से कमजोर है, तो आयु का ह्रास होता है। दूसरा जवोपरोध, उत्साह की हानि होती है। मोटे लोग जो देखेंगे ना उनमें कभी भी उत्साह नहीं रहता है। पतले लोग रहेंगे ना, बहुत पतले नहीं, नॉर्मल जो लोग रहेंगे उनमें उत्साह बहुत रहता है, लेकिन मोटे लोगों में उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि मेद का शैथिल्य गुण ज्यादा रहता है। और मेदस्वी लोग सकुमार रहते हैं, बहुत ज्यादा सुकुमार रहते हैं और गुरु रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मोटे रहते हैं। तो वह, अब उनको बोलेंगे कि आप दौड़ के आओ तो वो लोग नहीं दौड़ पाएंगे। हम बोलेंगे पहाड़ चढ़ लो, पहाड़ पे मंदिर है, वहां पे सीढ़ियां चढ़ के पहाड़ चढ़ो, तो नहीं, उत्साह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका गुरुत्व है बहुत ज्यादा, मतलब शरीर में बहुत ज्यादा गुरुता बहुत ज्यादा है। उसी तरह से सुकुमार लोग रहते हैं, ये खाने में ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं लेकिन फिजिकल वर्क में उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। इसी तरह से कृच व्यवायता, मतलब इनको व्यवाय जो करना है, मैथुन करना है, वो बहुत ज्यादा कठिनाई से होता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में शुक्राल्पता रहती है, शुक्र अल्प रहता है, क्योंकि शुक्र का पोषण ही नहीं हो पाता। सारा पोषण कहाँ होता है? तो मेद पे हो जाता है, तो शुक्राल्पता होती है और मेदावृत मार्ग होता है। मतलब क्या होता है कि मेद ने आवृत कर लिया है सभी मार्गों को और खासकर वायु को आवृत कर दिया है, मेदावृत वात ऐसा सिम्टम रहता है, इसलिए कृच व्यवहायता ये तीसरा दोष है। चौथा दोष है दुर्बलता, दौर्बल्यता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि धातु जो रहते हैं असमत्व रहता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, सारे धातु बैलेंस रहना चाहिए। समदोषा समाग्नि समधातु मूलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र स्वस्थित, समता नहीं रहती है इसमें, केवल मेद धातु ज्यादा रहता है, बाकी विषम रहते हैं, तो इसकी वजह से दुर्बलता बहुत ज्यादा रहती है। फिर दौर्गंध्य, मेद दुष्टि की वजह से और मेद का स्वभाव होने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है, अति स्वेदन होता है, अति स्वेदन के साथ में बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है, ये मोटे लोग में ये दिखता है। उसी तरह से स्वेदा बाधा, मेद का आधिक्य और गुरुत्व होने की वजह से और मेद के साथ कफ का संसर्ग होने की वजह से विषंदन जो है वह कम हो जाता है और उनको स्वेद जो है वो अच्छे से नहीं आ पाता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। और व्यायाम असहत्व, वो लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे रहते हैं वो लोग को कुछ भी बोलेंगे फिजिकल वर्क चलने फिरने को तो वो नहीं कर पाते हैं, तो ये स्वेदाबाध होने का कारण होता है। इसी तरह से शुद्ध अति योग, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, अति मात्रा में भूख लगती है। मेधावृत मार्ग की वजह से वायु कोष्ठ में अधिक संचरण करता है और वायु जितना कोष्ठ में ज्यादा रहेगा तो अग्नि संदुक्षण ज्यादा होगा, अग्नि तीक्ष्णाग्नि रहेगा और इतनी तीक्ष्ण अग्नि रहती है पेट में, इतनी तीक्ष्ण अग्नि रहती है कि वो लोग कितना भी अनलिमिटेड खा सकते हैं। मेरे पास एक मुस्लिम पेशेंट आते थे, हामिद भाई, वो बोलते थे कि मैं
3 डजन वड़ा पाव एक बार में खा जाता हूँ, 3 डजन। और वो इतने ज्यादा मोटे थे, इतने ज्यादा मोटे थे। और वो जो ये होता है कप प्लेट चाय का, बोलते थे मैं अपने पेट पे रख के आराम से खाता रहता हूँ और चाय पीते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी अग्नि इतनी तीक्ष्ण अग्नि थी और इतने ज्यादा मोटे थे, इतने ज्यादा 3 डजन वड़ा पाव खा लेते थे एक बार में। तो ये शुद्ध अति योग जो रहता है ये मोटे लोगों में रहता है। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनको चक्कर आने लगता है, क्योंकि उनकी अग्नि इतनी प्रदीप्त रहती है। और वो दूसरा क्या है कि वो जो भी खाते हैं वो सारा मेद की अग्नि पूरी तरह से पका के और मेद को बढ़ाती रहती है, रस को नहीं पकाती है, रक्त को नहीं, मांस को नहीं। और उसी तरह से मतलब वहां पे धात्वग्नि मंद पड़ जाती है, तो रस का पोषण नहीं होता, रक्त का नहीं होता, मांस का नहीं होता, अस्थि मज्जा शुक्र का नहीं होता है। इसी तरह से अब वो ज्यादा ये रहेगा कि बहुत ज्यादा मेद का आवृत रहता है, तो उनको जितना खाना खाते हैं उतना पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं। दिन में 10-10 12-12 लीटर वो पानी पी जाते हैं। तो और उनको क्योंकि तृष्णा का अति योग रहता है, अब मोटे लोगों में ये रहता है, तो ये सब का कारण ये है कि मेद बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा क्या है, अब तीक्ष्ण अग्नि है तो उनको प्यास तो लगना जरूरी है, स्वाभाविक है। तो ये सब का संप्राप्ति हम लोग देखेंगे अलग अलग चीजों का, तो हमें एक एक चीज समझ आता है। तो इसी अनुषंग में चिकित्सा सूत्र बताने के लिए चरक संहिता में क्या बताया आचार्य चरकाचार्य जी ने, कि मोटे लोगों को गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूलानाम, ऐसे कहा है कि मतलब गुरु, हमें गुरु आहार देना है और अपतर्पण करना है, क्योंकि ये संतर्पण की वजह से बढ़ा हुआ है। तो अपतर्पण करना है और गुरु आहार देना है, बहुत हैवी चीजें देनी है। अपतर्पण क्यों करना है? कि मेद का उपचय ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मेद ज्यादा संचित नहीं होना चाहिए, इसलिए अपतर्पण करना है। संतर्पण को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है। एकांतिक अपतर्पण नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप केवल उनको भूखे रखेंगे कि कुछ मत खाओ, पूरे 40 दिन तक कुछ मत खाओ, तो क्या होगा, इससे कोष्ठ में वायु का और प्रकोप होगा। वायु का प्रकोप होगा तो धातु का और अधिक उपचय होगा, जैसे रस, रक्त, मांस, अस्थि मज्जा शुक्र का उपचय होगा, अपचय होगा, सॉरी उपचय नहीं, अपचय होगा। अपचय मतलब वो बहुत कम हो जाएंगे, रस कम होगा, रक्त कम होगा, मांस कम होगा, अस्थि मज्जा शुक्र कम हो जाएगा उनका। तो इसीलिए विडंग आदि लौह का अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जौ डाला हुआ है, मधु डाला हुआ है, तो ऐसे एक तरह से आहार्य द्रव्य डाले हुए हैं विडंग आदि लौह में। जौ जो रहता है वो आहार है, तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं तो अच्छा रस बनेगा, रक्त बनेगा, उसको उपचय उपचय करते रहेगा, रस, रक्त, मांस, अस्थि मज्जा शुक्र को। और शहद भी डाला हुआ है, इसलिए इसमें ये डाला हुआ है। दूसरा है कि अगर हम निदान के लिए देखें तो शमन आदि योग में विडंग आदि का उपयोग होता है। ये शोधन की द्रव्य नहीं है, ये शमन की दवाई है। यह क्या है कि गुरु नहीं है, विडंग आदि लोग गुरु नहीं है। हम लोग आहार में गुरु चीज और अपतर्पण चेष्टा ये सब कराते हैं, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, लेकिन ये गुरु द्रव्य नहीं है। तब भी इसका प्रभाव ऐसा है, इसका कर्म ऐसा है विडंग आदि लौ का, कि इससे अति स्थूलता है वह कम हो जाता है। ऐसा चक्रपाणी और गंगाधर जी दोनों जो टीका लिखे, चक्रपाणी जी ने चरक संहिता पे जो टीका लिखे उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका, और गंगाधर जी ने जो टीका लिखी है उसका नाम है जल्पकल्पतरु। ये दोनों लोगों ने कहा है कि विडंग आदि लौ जो है वह अपने प्रभाव से, अपने कर्म से अति स्थूलता का हरण करता है। वाग्भट ने क्या बोला है, वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र सन 14 चैप्टर में 24 नंबर का श्लोक में इसका ही उल्लेख किया है। अभी वाग्भट जो है वो चरक और सुश्रुत सभी का जो अच्छा अच्छा चीज है वो सब चीज अपने अष्टांग हृदय में लिखे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि विडंग आदि लौ उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने बोला है कि अति स्थौल्य दोष जीत, ये अति स्थौल्य के जितने भी दोष हैं, उपद्रव हैं, उस सबको ये कम कर देता है। और चरक में जो 8 दोष बताए हैं, जो मैंने बताया कि जवोपरोध है, मतलब वो लोग मतलब स्वेदाबाद है, या फिर मैंने जो बताया आयुष्य ह्रास, जवोपरोध, जवोपरोध मतलब उत्साह की हानि होना, कृच वैवायता होना, दौर्बल्यता, दुर्गंधता, स्वेदाबाद, शुद्धातियोग, तृष्णातियोग, ये जो 8 दोष हैं अति स्थूल के, वह सबको ये कम करता है। दूसरा क्या है, स्वेदाबाद जो बोल रहे हैं, तो यह क्या करता है कि मेद और कफ के विपरीत कार्य करता है और अभिसंधि को कम कर देता है। इसलिए विडंग आदि लौ का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें जो स्वेद प्रवृत्ति है मोटे लोगों को, उसको ये बैलेंस कर देता है। जवोपरोध जब बोलते हैं उत्साह हानि, तो ये क्या करता है कि मेद में जो शिथिलता
आ गई है, सुकुमारता गुरुत्व है, गुरुत्व, इसको ये कम कर देता है, तो उत्साह हानि बढ़ने लगती है। विडंग आदि लौ का सेवन करने के बाद पेशेंट को बहुत एनर्जेटिक फील होने लगता है। वो बोलते हैं मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मुझे अंदर से उत्साह बढ़ रहा है, मुझे फ्रेश फील हो रहा है। ये क्योंकि वो मेद को निकालते जा रहे हैं, लेखन करके कुरेद कुरेद के निकालते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और वेट कम होने की वजह से पेशेंट को, क्योंकि और भी द्रव्य ऐसे डाले हैं, लौह भस्म वगैरह, लौह भस्म आरबीसी को अच्छा कर रहा है, रक्त को अच्छा कर रहा है। इससे क्या होता है, रस को प्रीणन कर रहे हैं, रस का उपचय कर रहे हैं, रक्त का, मांस का, अस्थि मज्जा शुक्र का, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्रेश फील होने लगता है। वाग्भट ने ऐसा बताया है कि अति ब्रहण की वजह से अति स्थौल्यता के साथ में और भी व्याधियां हो जाती हैं। मतलब अति स्थौल्यता की वजह से, मोटापे की वजह से और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अपची मेह ज्वरोदर भगंदरान कास संन्यास कृच्छाम कुष्ठादिन अति दारुणान। मतलब जो मोटे लोग रहते हैं उनको अपची हो जाता है, गंडमाला अपची आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्वाइटर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, में मधुमेह हो जाता है, जो लोग मोटे लोग ज्यादा रहते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होने का चांस रहता है, कुष्ठ व्याधियां होती हैं क्योंकि ये संतर्पणोत्थ व्याधि है, मेदोदुष्टि, कफ प्राधान्यता, क्लेदाधिक्य, शैथिल्य प्राधान्य, ये सारी जो भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वह सब हो जाती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए, मतलब ओबेसिटी इंड्यूस्ड सारे सिंड्रोम है, पीसीओडी है या फिर डायबिटीज है, ओबेसिटी इंड्यूस्ड, ओबेसिटी के वजह से, मैंने इंड्यूस्ड वर्ड इसलिए बोला है कि ओबेसिटी ही लाती है वो सारी चीजों को। एक व्याधि से और व्याधियां बहुत सारी आ रही है, उपद्रव स्वरूप में भी आ रही है, लक्षण स्वरूप में भी आ रही है, या लक्ष्य व्याधि संकर या लक्षण समुच्चय के रूप में आ रही है। तो ये सब में विडंग आदि लौ जो है वह पूरा मूल व्याधि जो है, जो स्वतंत्र व्याधि है मोटापा, उसको ही कम कर देता है। अन्य ग्रंथों में संदर्भ देखेंगे तो अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान 14 चैप्टर में 24 नंबर का श्लोक में विडंगादि लौ बताया है। अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान 24 नंबर का जो अध्याय है उसमें 15 नंबर का श्लोक, मतलब अष्टांग संग्रह में भी उल्लेख है, अष्टांग हृदय में भी उल्लेख है। सारांश क्या है कि यह विडंगादि लौ है वो कफग्न है, कफ का जो स्निग्ध गुण, गुरु गुण, स्थिर गुण है, उसको ये कफ कम कर देता है। विडंगादि लौ जो है यह मेद धातु पे काम करता है, मेद को पूरी तरह से काट काट के, छेद छेद के निकालते जाता है। और इसका अगर हम लोग शास्त्रीय भाषा में देखें तो ये लेखन कार्य करता है, रुक्षण कार्य करता है, बॉडी में ड्राइनेस लाके मेद को कम करता है। अगर वो ड्राइनेस न लाए जितना जरूरत है तो मेद कम ही नहीं होगा, इसलिए रुक्षण कर्म का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और क्लेदग्न, क्लेद को कम करता है, मोटे लोग में जो स्वेलिंग वगैरह रहती है वो भी कम होती जाती है, क्लेद निकलते जाता है। और शैथिल्य नाशक, क्योंकि लौ भस्म में ऐसा रहता है कि वो रस को, रक्त को, मांस को, अस्थि मज्जा शुक्र को बल देता है। वहां पे जो लूज पड़ गया है, वीकनेस आ गई, कमजोर पड़ गया, उन सबको ये ताकतवर बना देता है। तो 6 धातु जो है मेद को छोड़ के वो सब मजबूत हो जाती है। तो यह शैथिल्यता नाशक है और मेद को लेखन और रुक्षण करके मेदग्न कार्य करता है, कफ को भी कम करता है। इस तरह से, क्योंकि मोटे लोगों में यही रहता है कि वो लोग बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, दही का सेवन ज्यादा करते हैं, मिठाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, या फिर ऐसे चीजें खाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह मैदा की चीजें जो पेट में जाके, बिस्किट भी लोग खाते हैं ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, बिस्किट भी मोटापा लाता है, ब्रेड भी मोटापा लाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मोटापा लाता है। अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए और कुछ बताइए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे विडंगादि लॉ के बारे में या कुछ केस वगैरह शेयर करिए। जी जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। सर बहुत बढ़िया आज का टॉपिक है ये। तो मोटापा सबसे बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आज के समय में, लेकिन इसको अगर हम ये कल्क तो बहुत मैं यूज करता हूँ सर, ये कल्क बहुत बढ़िया इसका प्रभाव है, लेकिन साथ में हम लोग को थोड़ा बस्ती का भी सहारा लेना होता है मेद को दूर करने के लिए। सर ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मोटापा सबसे बड़ा, उसमें तो कारण आपने बताया, कई कारण है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो आज के समय में लाइफ डिसऑर्डर है। लोग खान पान का कभी भी उनका आंकड़ा नहीं रहता है, मतलब कि कैलोरी कितना इंटेक होना चाहिए, कितना बर्न हो रहा है, इसका तो हमें प्रॉपर ध्यान होना ही चाहिए कि हम जो इंटेक कर रहे हैं उसमें कैलोरी कितना जा रहा है हमारे शरीर में। अभी सबका वर्क जो है सेडेंट्री लाइफ है,
सब कोई ऑफिस वियरर हैं, या फिर जो भी काम है घर में भी हमको फिजिकली कुछ काम नहीं है, घर में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, चढ़ने के लिए मतलब ये स्लेटर का यूज करते हैं, तो कहीं भी कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है और कैलोरी इंटेक ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मोटापा तो स्वाभाविक है। एक चीज सर आपने बताया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मेद की अग्नि का मंद होना। इसको हम नहीं, कल्पना कर मेद सकते की हैं। अग्नि का मंद नहीं, मेद की अग्नि ही जागृत रहती है, बाकी धातु हम्म, अग्नियां मंद रहती है। जी जी जी। तो वैसे अग्नि का अगर मंद जहाँ से सवाल है उसमें ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसे अगर मिक्सर वगैरह यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर पावर कम है तो क्या होता है कि वेस्टेज ज्यादा बनता है और रस रक्त मांस मतलब उसका जो जूस है कम निकलता है। ठीक उसी तरह से अगर अग्नि मंद है और उसमें हम अध्यासन करते हैं, बार बार खाना खाएंगे, तो मेद ज्यादा बनेगा, और ऑलरेडी मेद की अग्नि अगर कमजोर है, अच्छा से पाचन नहीं हो रहा है, तो वैसे में दिक्कत मोटापा बढ़ने का कारण होता ही। दूसरा नंबर बात कि सर आज के समय में ये जो बहुत सारा ये दिक्कत हो रही है कि हार्मोनल डिसऑर्डर उसके कारण भी है, जैसे मेनोपॉज के समय हार्मोन के डिसऑर्डर होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है, या हाइपोथायराइडिज्म है उसमें भी हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण बढ़ता है। कारण जो भी हो, दवा के साथ साथ उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है। तो हम सर बस्ती भी देते हैं और महीने में 6 से 7 केजी तो आराम से वजन कम हो जाता है। बस्ती में त्रिफला विरंग या क्षार गौमूत्र का यूज करते हैं और सहचर तेल का, 2 दिन नींबू बस्ती और 1 दिन सहचर तेल का, तो इससे बढ़िया होता है। और विरेचन ऐसे लोगों में बहुत प्रभावशाली होता है, रुक्ष विरेचन महीने में 1 बार कराते हैं। त्रिफला गुगुल भी देते हैं, 4 4 टैबलेट 3 टाइम गर्म पानी के साथ खाने के बाद। और आप जो बोले मेदोहर विरंगादी लो, ये भी देते हैं, ये खाना खाने के पहले देते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी का भी यूज करते हैं। मोटापा के बारे में बोला ही गया है कि अस्कुलाते वरमय कार्चम नहीं अस्कुलस्य वेशजम। आज के समय में अस्कुल होने से अच्छा कृष्ण होना है, क्योंकि अस्कुल ही सबसे बहुत सारी बीमारी को लीड करता है। आज के समय में डायबिटिक को देखिए या फिर हाइपरटेंशन है, ये सब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है उन लोगों में जो मोटे लोग हैं। और पाइल्स वगैरह ये सब जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब ये चीज हो जाता है तब फिर इधर उधर भागना शुरू करते हैं। तो बहुत बढ़िया कल्क है सर, मेरे प्रैक्टिस में है, मैं दोहर विरंगादी लौ में यूज करता हूँ और इसका अच्छा प्रभाव भी है। और खान पान में वही जो ये जौ का दलिया देना, जौ का रोटी देना, ये थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। लेकिन कफ प्रकृति वाले जो होते हैं उनके लिए उनको मतलब कम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग केस होता है। कम तो हो जाता है लेकिन फिर उनको जल्दी बढ़ भी जाता है, जितना कम होगा वो बढ़ जाता है। तो अगर वो पूरे सब कुछ चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ डिपेंड करेंगे कि दवा लेकर के ठीक कर ले, तो वो नहीं होगा। आज के समय में सबसे बड़ा एक ट्रेंड क्या है सर कि कोल्ड ड्रिंक पीना। कोल्ड ड्रिंक में अगर देखेंगे तो उसमें 50% मतलब शुगर ही रहता है, और 1 चम्मच शुगर में लगभग 50 कैलोरी होता है। तो कितना ज्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं वो लोग। जितने भी पैक्ड चीज है आज लोग खाना वही पसंद करते हैं, कहते हैं कि लाइट फूड खा रहे हैं और कैलोरी कितना इंटेक कर रहे हैं, ये चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अगर हम ध्यान कर मतलब ध्यान दे तो फिर मोटापा को हम मैनेज कर सकते हैं और करते भी हैं। जी सर। ठीक है, कंचन मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? जी सर, प्रणाम सर। बहुत अच्छा टॉपिक है सर, और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। और ये बहुत ही कॉमन, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, फीमेल से लेके मेल तक सभी में ये प्रॉब्लम होती है सर। मैंने मेदोहर विडंगादी लोहा तो मैंने यूज नहीं किया है, पर मैं अभी इसको जरूर यूज करूंगी। मैंने अब तक के मेदोहर वटी यूज किया है, तो उसमें भी त्रिफला, मतलब जैसे आंवला, हरड़ और बेहड़ा है, और उसमें भी गुग्गल है, कुटकी है, उसमें भी वायविडंग है सर। बस यहाँ पे लोह जो एक ऐड हुआ है वो वहां पे नहीं है, पर उसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं।
और हमें तो सबसे पहले ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ती है पेशेंट की, क्योंकि कितना भी आप मेडिसिन खिला दो, खाली मेडिसिन के हिसाब से वेट लॉस कभी नहीं दिखता है। जब तक वो पेशेंट उसका डाइट प्रॉपर नहीं करता है, मतलब हमें आहार विहार पे जो काम करना होता है वो करना ही होता है, और हमने तो बता दिया, पर पेशेंट अगर फॉलो ही नहीं कर रहा है तो उसका वजन भी कम नहीं होता है। ऐसे भी मैंने देखा है। अगर हम अच्छे से प्रॉपर उसको समझाते हैं और पेशेंट अच्छे से फॉलो करता है, तो 1 महीने में करीब करीब 3 से 5 किलो तक वजन कम होते हुए दिखता है सर। और बहुत अच्छे से पेशेंट को भी समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेदोहर वटी का भी। और मैं जो एक वेट गो नया टैबलेट आता है वो भी यूज कर रही हूँ आजकल। तो उसके कंटेंट्स थोड़े अलग हैं, मतलब वहां पे कट्टू तुम भी उन्होंने यूज किया है। बाकी और भी कंटेंट है उसमें, उन्होंने अश्वगंधा भी डाला हुआ है। मुझे पहले लगता था कि अश्वगंधा अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे वो वेट गेन होने के चांसेस रहेंगे, पर सर इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है। इसमें उन्होंने कोकम वगैरह डाला है, बेहड़ा डाला है, गोखरू डाला है, आंवला डाला है। तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं सर। और यहाँ पे मैं बहुत बार वेट लॉस के लिए आरोग्यवर्धिनी वगैरह भी यूज करती हूँ। विरेचन भी मैं चलाती हूँ पेशेंट में। और सबसे पहले उसको वॉकिंग वॉकिंग अगर नहीं पॉसिबल है, कोई नी प्रॉब्लम है वेट के वजह से, तो उसको घर पे प्राणायाम करने के लिए जरूर बोलती हूँ। और पूरा डाइट मॉडिफाई करके देती हूँ, उसका लाइफस्टाइल पूरा मॉडिफाई करके देती हूँ कि नहीं, आपको जब भूख लग रही है तभी खाना है, प्यास लग रही है तभी पानी पीना है। तो अगर ये करते हैं तो आराम से पेशेंट वेट कम कर देता है। और आप हमेशा जो बताते हो कि मेद का अग्नि बढ़ा हुआ होता है, ये एक्चुअली पहले मुझे नहीं समझ में आता था, पर अभी आप इतने लेक्चर्स ले चुके हो, इसमें बहुत बार आपने ये चीज हमको समझाई है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है सर। और इसमें सच में आप जैसे समझाते हो उसी स्टाइल से अगर हम पेशेंट में वर्क करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच सर। और क्या है कि मेद की अग्नि बढ़ी है ना, तो वायु उसको और बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि रहती है। पेशेंट बहुत बार खाता है तब भी तृप्त नहीं रहता है, मतलब उसको रहता है कि और खा लूं और खा लूं और खा लूं, अनलिमिटेड खाते ही रहता है। अच्छा, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, या कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। डॉक्टर अनुरिता मैम हैं क्या? गुड हाँ, इवनिंग सर। अनुरिता मैम जी, गुड मैम इवनिंग। बताइए। थैंक यू सर, आपने मेदोहारी विडंगादी लो जो लिया है वो, बिकॉज मैंने ये योग अलग अलग से यूज किया है, लेकिन एज अ योग मेदोहर विडंगादी लो कम्प्लीटली नहीं यूज किया है। अभी यूज करके देखूंगी। लेकिन आप जब सिखा रहे थे तो मैं वही सोच रही थी, बिकॉज मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो एक्चुअली जो देना है मुझे 100। इतिहास और उसके बाद में जो एक ट्रेंड है सर, खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी पीने वाले लोग, तो वो लोगों का जो भी है वो क्रुमिज इतिहास भी बहुत ज्यादा मिलता है। और प्लस आपने जो बताया कि मैंने देखा है सर, ऐसे आप जो बताते हैं वैसे पेशेंट की उनका अग्नि इतना तीव्र बढ़ा रहता है कि उसमें उनको चक्कर आना, अगर खाना नहीं मिला तो इतनी थकान लगती है, ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो वो चीज, क्योंकि कल ही एक केस ओपीडी में आई, उसका कम से कम 30 साल से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, 13 HbA1c, और वो डायबिटिक फूड के लिए आया है। बाकी सारा चीज मैंने उसको पूछने पे, जब उसको पानी का पूछा था, वो क्या बोलता है, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा 1 आध लीटर खाने के बीच में तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर चीज फंसती है। अंदर जाने के बाद में वो कहीं पे भी जाता है तो 2 लीटर पानी लेके जाता है। मतलब जो हमारे इसमें अतंबुपान बोला है, या जो भी छोटे छोटे हेतु है जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो कितने जरूरी है। आप जब सिखाते तो वही सारा चीज मैं पढ़ रही थी सर। ओबेसिटी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है सर। मैं सेंटर चलाती हूँ, तो इसकी वजह से इतने सारे टाइप आपने जो बताया उसमें तो क्लासिकल ये चीज मिलती है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं चाइल्ड ओबेसिटी पे अभी फिलहाल काम कर रही हूँ, बिकॉज इंडिया इज स्टैंडिंग सेकंड इनटू चाइल्ड ओबेसिटी। और अभी जिन सर ने भी बताया उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। अलग अलग योग और अलग अलग टैबलेट और अलग अलग सेंटर पे जो भी चीज है, ये यूज करने की बजाय जो हमारी संस्कृति है, जो आयुर्वेद बताती है सर, वो इतना शाश्वत है कि आपका जो कंप्लीटली हेतु जब तक आपका बंद नहीं होता है, क्योंकि दोनों भी क्लास मिलते हैं कि जो खाना अवॉइड करते हैं और उसकी वजह से उनका जो भी अग्नि है वो विकृत होने के बाद में मेदाग्नि विकृत होके ओबेसिटी बढ़ती है। देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस इंड्यूस ओबेसिटी, जिसमें 25 के अबव BMI तो होता ही है सर, लेकिन उनका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सबसे मेन चीज
गर्भाशय निकालने का काम बहुत जल्दी एज में होता है, जिसकी वजह से उनका जो मेनोपॉजल साइंस है उस इसमें ओबेसिटी बढ़ती है। सबसे अभी जो क्लासिकल अनमैरिड सेक्शन बहुत यंगर एज बिलो 30s जो आ रहा है, आज भी मैं इनफर्टिलिटी CME अटेंड करी थी, मैं उसका कुछ आपको ग्लिम्स भेजती हूँ सर। इतना ज्यादा ये रेट इंडिया में बढ़ रहा है और स्पेशली अर्बन एरियाज में कि 21, 19, 18 एज में PCOD लेके पेशेंट आते हैं। तो वहां जहां मैं CME अटेंड करी थी वो IVF वाले लोग और जो एग बैंकिंग वगैरह में काफी बार बताती, तो उन चीजों को प्रमोट करने के लिए CME चलती है। और जब उनमें मैंने ये क्वेश्चन डाला कि लाइफस्टाइल का क्या, तो हाँ इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइफस्टाइल चेंज करना है, लेकिन ऐसे ऐसे गजब चीजें उन्होंने बताई, मतलब आगे आने वाले टाइम में इनफर्टिलिटी के ऊपर उन्होंने क्या करके रखा है ये बताऊंगी बाद में, बट दैट इज नॉट टुडेज टॉपिक। तो जो PCOD इंड्यूस्ड ओबेसिटी है सर, वहां पे भी आपका कफज क्लेजन्य संप्राप्ति और उसके साथ में वात प्रकोपित अवस्थाओं से रिलेटेड जो भी है, उसके बाद में आपके रस धातु रक्त धातु की दृष्टि और उसके साथ में मेदावृत वात की लक्षण मिलते हैं। तो ये सारी चीजों में मैं तो बोलती हूँ इतना बढ़िया काम थीसिस का और रिसर्च का हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में ही रिजल्ट मिलता है। कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने बस्ती लिया, हमने त्रिफला गुगुल, अभी लोग थोड़ा गूगल पढ़ लेते तो मेदोपाचक गुगुल ले लेते हैं या मेदोहरवटी ले लेते हैं, और हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ टैबलेट पे रिजल्ट मिलता है। काफी सारे मार्केट में ऐसे सेंटर्स भी चलते हैं कि जहाँ पे बताया जाता है आप ये प्रोटीन पाउडर यूज करो, वो प्रोटीन पाउडर यूज करो, उसके बाद में वेट कम भी होता है। लेकिन वो कम होने के बाद में जिसे बोलते हैं कि कंप्लीटली रुक्ष और लघुगुण की वजह से प्रकोपित बाद पूरी तरह से फिर से पुट ऑन वेट कर देता है। एंड जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें इतनी तीव्रता बढ़ती है सर कि मैंने थायराइड के और जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, स्कैंटी मेंसेस है, ये उसके रेपरकेशन में वेट लॉस प्रोग्राम में देखा है। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। तो हमारा आयुर्वेद जो है शास्त्र, जैसे आप एक योग बता रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ जितने भी ओबेसिटी के ऊपर के योग है सर, आप उसको डिटेल में लीजिए सर, क्योंकि सबको है ना त्रिफला गुगुल और मेदोपाचक गुगुल काम करता है या मेदोहरवटी काम करती है ये मालूम है, लेकिन कौन सी अवस्था में या कौन से टाइप ऑफ ओबेसिटी में, इस पे स्टडी होके उस पे एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर हम प्रॉपर द्रव्य यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने 10-15 साल काम किया है और आई रियली लव दिस सेक्शन। तो इसकी वजह से बहुत हैबिट हो गई है। आपने ये योग जो बोला है तो मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पे भी जो मेदाग्नि काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके साथ में पेशेंट एनीमिक भी दिख रहा है, प्लस उसमें कृमिज इतिहास है, तो ऐसी संप्राप्ति में जहाँ पे कफानुबंध भी है और वात की प्रकोपित अवस्था भी है, तो ऐसी कंडीशन में शायद इसको हम यूज करेंगे। जो पर्टिकुलरली 50s के बाद का ओबेसिटी आता है, PCOD के बाद का ओबेसिटी आता है, along with that there are some पर्टिकुलर केसेस की जिनकी ड्रग्स का अब्यूज होने के बाद में ओबेसिटी आता है, वहां पे इसको यूज करके देखना चाहिए। स्पेशली जो मेथोट्रिक्सेट या फिर जो कुछ हार्मोनल ड्रग्स है, स्टेरॉइड्स है, ऐसी जो ड्रग्स यूज होती है, और एक और पर्टिकुलर आई थिंक फिनोबार्बिटोन या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कार्बेमेज़ापाइन जो ब्रेन की ट्रीटमेंट में चलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, उसमें भी एक पर्टिकुलर ओबेसिटी आता है, स्लगिशनेस आता है, शैथिल्यता आती है, स्लगिशनेस आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस पे भी यूज करके देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। वैद्य शशि प्रणाम तिवारी। सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ बोलिए सर बोलिए। बहुत जी जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक रहा और मैम ने भी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन भी किए कि आज के महती समय में ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक में भी ये मेद के प्रॉब्लम आ रहे हैं। आहार विहार की दृष्टि, उनकी रहन सहन खान पान सभी कुछ विकृति हो रही है। बाद में जाते हैं सेंटरों में कि वेट लॉस करना है, मैक्सिमम लोग जिम की तरफ जाते हैं कि वेट लॉस करने के लिए जिम जाना है। उससे काफी उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। और जो समय में इस समय में स्टेरॉइड चलता है बहुत खुले तौर पर, उसका भी साइड इफेक्ट बहुत मिल रहे हैं। तो सर ये आपने बहुत अच्छी टॉपिक रखी। मैं दोहर विडंगवादी लौह गुगुल के साथ भी मैं तो प्रयोग करती हूँ, और इसके साथ कई कंडीशंस को देखना पड़ता है उनके मेद किस वजह से हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो वेट लॉस होता है। 8 से 10 किलो तक वेट लॉस किया गया है। बट और ज्यादा जो हमें चाहिए, कई लोग 20, 25, 30 किलो चाहते हैं कि हमको वेट कम करना है, तो उसके लिए उनके पास ना
तो गुंजाइश रहती है और ना वो आहार विहार को उतना कंट्रोल में रख पाते हैं। तो इसके लिए सर वही मैं जैसे मैम ने कहा कि इसके आगे और भी चलाएं सर, मेदे पे और अपनी जितनी भी चीजें हैं आयुर्वेद में हमारे, तो उसको जरूर रखें। और बहुत अच्छी टॉपिक थी सर, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू सर। सर सच में रिक्वेस्ट है आपको ये टॉपिक पे ना एक अच्छा सा एपिसोड जी ये सर, ये कराइए, अभी क्योंकि ये बहुत मतलब एक समाज में ऐसी विकृति आ गई है कि जहाँ देखिए वहीं स्थूलता बच्चे मैक्सिमम जब से हॉस्टल का और इस तरफ का जब से रुख करने लगे हैं। और जितने आपके एरिया में 20 साल पहले होटलें थी और अभी देखिए कितनी होटलें, कितनी सारी चीजें खुल गई हैं, खाने पीने की जो सेंटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए दुखदाई हो गई हैं ये। और ये इस विकार को ज्यादा जनित कर रही हैं, इससे मेद ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मसाला, तेल, मिर्च, मसाले पहले लोग घर का खाते थे, घर का पिसा हुआ गेहूं, घर का बना हुआ खाना खाते थे। अभी पैकिंग का, सब कुछ पैकिंग का, हर चीज ये भी चीज है सर। तो इसके साथ में इन सब चीज का भी आहार विहार, इन सब का भी साथ में लेके चलेंगे तो जरूर ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी हमारे यहाँ दर्पण के लिए। तो सर इसमें डिटेल करेंगे प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मैम। हाँ, वैद्य शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलेंगी ये टॉपिक पे? शशि मैम कुछ बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही थी सर। गुड इवनिंग सर। सारे लोग ने सारे ये बता दिया, कारण बात भी सही है। मतलब कि जो दिखता है वो हमेशा यही होता है कि मेजोरिटी लोग जितने दिखते हैं मोटे, मैक्सिमम तो सर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है जो बड़ों में है। और बच्चों में भी आज के डेट में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि बच्चे मोबाइल में मस्त रहते हैं। रिसेंटली एक बच्चे को देखा जो हार्डली 10, 11 या 12 साल का होगा मुश्किल से, और सर अच्छा खासा पेट निकला है, जिसको हम लोग मतलब कहते नहीं थे कि मोटू सेठ पलंग पर लेट वाला जो बच्चों वाली पोयम थी। तो छोटे छोटे बच्चों का इतना ज्यादा पेट निकला हुआ है, और बच्चे का चेहरा देखो, पेट तो है ही, मतलब पूरा फेस भी देखे तो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कफ का बढ़िया से प्रकोप हो रखा है, परेशानियां सारी हो रखी हैं। और चला करके बच्चे को साथ में जो भी खाना पीना वो खा पी रहा है और मोबाइल वगैरह यूज कर रहा है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो मेन जो वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही है, जो दिन भर बैठे रहना है, बच्चों का खेलना नहीं है, फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं है, और खान पान में पराठा या जो भी इस तरह की भारी चीजें हैं जिसको पचाने का अच्छा खासा मतलब मेहनत करना चाहिए, वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर जिनको एक तरीके से एंजाइटी होती है, मतलब फूड रिलेटेड, उनको दिन भर मुंह चलाने को कुछ चाहिए। जैसे मैंने एक मेरे पास में एक लोग नोन थे, वो बंदा है हर 1-1.5 घंटे पर मतलब कुछ ना कुछ खाता था, जीरोसिल की एक बोतल एक दिन में खाली कर देता था, सिर्फ उसको खाना है, पचाना है। तो बाद में पता चला कि उसको कुछ नर्वस प्रॉब्लम थी, इसलिए ऐसा करता था। तो उस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं, बट मेजोरिटी लोगों की वही वजह है कि हाई कैलोरिफिक डाइट खा रहे हैं। हाई कैलोरिफिक डाइट मतलब वो जो मैदा और मैदा वाली चीजें हैं, जो हमारा बिल्कुल क्रूड अन्न था, नेचर से जो सीधे निकलता था, या मान लो गेहूं का आटा हम लोग खाते थे, बट आज के डेट में हर कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहा है। और प्रोसेस्ड फूड खा रहा है जिसमें कि न्यूट्रिशन तो है नहीं, सारी कैलोरी सिर्फ है। और होता ही है ओबेसिटी जो होती है मेदो रोग में, वात की वजह से तिक्ष्णाग्नि होती है, तो जो कुछ खाते थे पी लेते हैं, उनको लगता है कि मतलब पच गया है, उनको लगता है, और भूख उनको खूब लगती है। कुछ भी खाने चलेंगे तो हाई तरह खाएंगे, मीन्स मान लो आप खा ही रहे हो कचड़ा, तो उसको थोड़ा सा खा लो सिर्फ फ्लेवर के लिए, तो कचड़े से भी पूरा पेट भर लेंगे, जो भी जंक फूड, प्रोसेस फूड है, सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि तो फूड आइटम ज्यादा जिम्मेदार है, और फूड से भी ज्यादा जिम्मेदार जो है इंसान की लाइफस्टाइल है, कि कोई भी इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, मतलब या जो मेहनत कर रहा है उसमें पसीना नहीं निकलता कहीं पर भी। तो ये दूसरी वजह है। तीसरा कुछ लोग का साइकोलॉजिकल होता है कि उनको खाने की मची रहती कि बस मैं क्या ना खा लूं, कैसे ना खा लूं, किस किस तरीके की चीजें खा लूं। और आज की डेट में बड़े विरुद्ध आहार टाइप की चीजें चली हैं, जैसे आइसक्रीम के पकौड़े बनाकर खा रहे हैं, मैंने फेसबुक वगैरह पर देखा, तो कुछ इस तरीके से, या एक अलग टाइप का डोसा बनना जिसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा है, मतलब आप देख लोगे तो लगेगा विरुद्ध आहार विहार के जितने एग्जाम्पल है वो सारा सिर्फ एक इकलौते डोसे में ही पड़ा हुआ है। तो विरुद्ध अन्नपान है, उसकी वजह से भी आ रही। तो मुझे लगता है सर मेन वही है, आहार और विहार। और दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या तो फॉलो ही नहीं करते अधिकतर में, 10वीं पुरुषों के साथ में, या मतलब पुरुष का मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ में, तो सारे कोई दिवा स्वाप करते ही हैं। तो मुझे लगता है मेन यही हेतु है, अगर अपने आहार को सुधारें, विहार को सुधारें, अपने मन के लेवल पर कंट्रोल करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, वॉक करें,
मतलब वॉक भी करना जरूरी है, साथ में प्राणायाम वाला पार्ट, आसन वगैरह सारी चीजें करें और अपने आप पर संयम रखें, अपनी जीवा पर खास करके, तो उससे बहुत ज्यादा होगा। और मेदस्विता के लॉस के लिए एक व्यवाय का भी लिखा हुआ है कि अगर एक्सेस व्यवाय करते हैं तो वहां से भी मेदस्विता का लॉस होता है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो चीजें नहीं है, स्पोर्ट्स में बढ़िया से खेल सकते हैं जिसमें खूब पसीना निकले, तो कोई भी उस तरह की एक्टिविटीज हो, या गार्डनिंग वगैरह भी करना है, लेकिन गार्डनिंग मेहनत वाला काम करें, सिर्फ ऐसे सिंपल सा खड़े होकर पानी डालने से काम नहीं चलेगा। मतलब कोई भी ऐसा काम करें जहां से पसीना खूब निकलता है, तब जाकर जाएगा। और लगना पड़ेगा लंबाई, ये नहीं कि आज वेट लॉस हो गया कल हमने फिर से फालतू खाना शुरू कर दिया। तो कई बार सर ऐसा भी होता है, कई बार जो जिम वाले लोग होते हैं उनके साथ ये चीज प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है कि जिम छोड़ते हैं और जिम ज्वाइन करे थे, कुछ केजी वेट लॉस हुआ था, जिम छोड़ने के बाद में और ज्यादा वेट लॉस हो, मतलब वेट गेन हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, दोनों के साथ में अप्लीकेबल है कि अगर आप कुछ भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो। इसलिए मैंने देखा योग ज्यादा बेटर होता है, योग में उतने जल्दी वेट गेन नहीं होता जितना जिम छोड़ने के बाद में होता है। पर वो जरूरी है कि आप अपने डाइट पर, मतलब अपने आहार पर, अपने विहार पर और योगासन अभ्यास पर, इन सब सारी चीजों पर बहुत ध्यान दीजिए। और बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए मुझे लगता है, तब जाकर वेट लॉस होता है। क्योंकि कई बार 100 ग्राम क्या मतलब केजी में वेट बढ़िया से गेन हो जाता है, और लॉस करने के लिए 100 ग्राम के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत मतलब कि आपको अपनी टंग पर कंट्रोल करना पड़ता है, जितने बेकरी आइटम होते हैं वो नहीं खाने होते हैं। आइसक्रीम बोलते हैं कि अगर आपने एक पीस भी खा ली तो पूरे महीने भर की जितनी आपने डाइटिंग करी थी, डाइटिंग का मतलब कि हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से जो भी हमें नहीं खाना था नहीं खा रहे थे, और खा लिया तो उससे भी हो गया। तो जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी जंक फूड है, और जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड है, जितना भी फ्रिज का आइटम है, वो सारे नहीं खाना है। और फ्रिज का मतलब ये भी नहीं है पानी भी नहीं पीना, मान लो गर्मी भी है तो आपको घड़े का पानी पीना है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि अपने आयुर्वेद के हिसाब से जब कोई चीज ठंडी होती है तो गुरु हो जाती है और ज्यादा, तो पाचन में अग्नि मतलब अग्नि बहुत अच्छे से लगेगी, तो देख कहने पर को होता है तो उससे भी मोटे होते हैं। तो मेरा कहना का मतलब है सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। और जैसे एक अंजना मैम बोलते हैं यो सत्तु जो है, त्रवशादी व्योशादी सत्तु वगैरह है, सब सारी चीजें उस तरह के आहार लें। और इसमें आहार मसाले जो काफी लंबा टाइम लेने में, जिससे उनको लगे भारी भारी सा है, मतलब भरा हुआ है, नहीं तो जो बीच बीच में अध्यसन चलता रहता है उसकी वजह से भी सर वेट गेन होता है। और सर मैंने आज तक मेदोहर गुगलू चलाए हैं और योगासन वगैरह कराया है, डाइट वगैरह परहेज कराए हैं, उससे रिजल्ट आ जाते हैं। पर सामने वाले को लगना पड़ता है, मतलब नहीं कि आप बाहर जाकर कुछ कुछ खाते पीते रहेंगे तो फिर नहीं प्रॉब्लम, मतलब नहीं ठीक होना है। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर गीता पटेल मैम, अर्चना मैम कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ सर, बैठे काम ये भी एक बहुत मतलब हेतु है आज का। जो बच्चे होते हैं उनका ट्यूशंस क्लासेस पूरा बैठे काम ही करते हैं सर। अध्ययन, फास्ट फूड, स्वीट्स और मांसाहार, दिवास्वप, ये सारे हेतु है सर। पीसीओडी और डायबिटीज मेलिटस, मेनोपॉज और हाइपोथायराइडिज्म, ये मतलब ओबेसिटी डिसीज सर सारे। तो हम पंचकर्म का अच्छा रिजल्ट मिलता है सर इसमें। वमन विरेचन, बस्ती और स्ट्रेस इंड्यूस ओबेसिटी, उसमें शिरोधारा भी अच्छी है सर। पूरे पहले निदान परिवर्जन करना पड़ता है, फिर व्यायाम भी होता है, उद्वर्तन भी होता है, फिर पेशेंट को लघु आहार भी बोलना पड़ता है सर। और डेली बाद में मृदु विरेचन और कृमिग्न चिकित्सा करनी पड़ती है, और बाद में शमन चिकित्सा में मेदोल गुगुल, त्रिफला गुगुल, कोक्षरादि गुगुल वगैरह देते हैं सर। और वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा देनी पड़ती है, 6 गोलियां ऐसा देना पड़ता है सर। और गुटके भी दे सकते हैं मध के साथ वगैरह, गर्म पानी, ये सारा बड़ा बोलना पड़ता है सर पेशेंट को। तो तब का जाके होता है सर इस पेशेंट में। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गीता पटेल मैम, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ये टॉपिक पे। जी सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए। और सर पूछना भी था सर, जैसे कि ये मेरा मतलब क्वेश्चन था सर, जैसे कि सर इसका विषय इस वजह से है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो सर जैसे कि जहाँ जहाँ वृद्धि की संप्राप्ति हो रही है और प्लेट की संप्राप्ति हो रही है, वहाँ पे अगर इसको अनुपान के साथ दिया जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वृद्धि भी कम होगी। जैसे स्क्रीन अगर बढ़ा हुआ है, यह वृद्धि हुई है, तो वहाँ पर युक्ति को रोहितक के छाल के साथ इसको अगर दिया जाए उसके स्वाद के साथ, तो वहाँ पर ये रुक्षत और उष्णत्व कर्म से अपने वहाँ पे ये वृद्धि कर्म को कम करेगा, प्लेट को कम करेगा, और स्क्रीन के जो समस्या है उसको दूर भी कर सकता है सर। और ये जहाँ तक है विरेचनों जो विषम में दिखने की संप्राप्तियां हैं, जिसमें प्लेट बड़ा है, मदाते रोग है, जहाँ पे हम न्यूट्रल दवाइयाँ चलाते हैं प्लेट को बाहर निकालने के लिए,
तो यहाँ पे वमनों का, विरेचनों का और प्लेट को निकालने वाली बहुमूत्र दवाई जैसे गोक्सुर वगैरह है, तो वहां पर भी ये कर्म करेगा, अपना पूरी तरीके से कार्य करेगा। तो सर इसका मैं उपयोग अभी तक तो नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी मैं नया नया प्रैक्टिशनर हूँ। तो आप मेरे को गाइड करें सर, क्या यहाँ पे अभी इसको उपयोग किया जा सकता है? जरूर जरूर, जो आप अनुपान बदल के बता रहे हैं ना वो सही है। ऐसा हमने भी सीखा है, हम करते भी हैं। अनुपान बदल बदल जी के सर। हम लोग स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली में भी करते हैं। जी सर। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करने का टाइम हो गया। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।